नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ और आप लोगों को अ, एक स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्किल्स डे के विषय पर, अनुलक्ष्य पर। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे दीपक जी जुड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन विषयों पर हम बात करने वाले हैं। बदल रहा है समय, लोग बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसी के साथ साथ हम बातें कर रहे हैं कि बदलते ज़माने में कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या फिर यूँ कहें कि बदलते समय के साथ, बदलाव के साथ हम कर सकते हैं। मैं हरिता, बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं, सिडनी स्थित हूँ और बहुत ही जल्द वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो 15 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था, वो मनाने जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत जल्द हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, दीपक जी, और उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि कौन कौन से नए स्किल्स हैं, कौन कौन सी नई बातें हैं। मैं उन्हीं से जुड़ने की, संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। जी नहीं, आप, बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे को बहुत जल्दी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो भी जुड़ना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन बस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी अभी उनसे प्रयास किया है वापस से जुड़ने का, और ये लीजिए हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। और जी हाँ, बहुत ही जल्द आ रहे हैं, कनेक्शन हो रहा है। हमारे जो गेस्ट हैं, नमस्ते दीपक जी, हम लोग कर नमस्कार। पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सनल और प्रोफाइल उसके बीच में कुछ जंग छिड़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल सी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी के विषय में अगर उनका परिचय मैं बहुत अच्छे से देना चाहूंगी तो शायद 10-15 मिनट तो ऐसे ही उनके परिचय में निकल जाएगी। लेकिन आज जो वर्ल्ड स्किल्स डे, यूथ वर्ल्ड स्किल्स डे पर हम बात करने जा रहे हैं, जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, उनके लिए मैं समझती हूँ कि उनसे अच्छी शख्सियत या उनसे अच्छे एक्सपर्ट शायद मुझे मिल पाते। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है हरिता की तरफ से। और थैंक यू, बहुत सारे थैंक यू। दोस्त ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वहां पर भी इनवाइट भेजा था कि हम जुड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा। जी। शुरू करते हैं बातों का सिलसिला दीपक जी, लेकिन बातें शुरू करें उसके पहले अगर आप ही संक्षिप्त में आपका परिचय दे दीजिए, क्योंकि आप उद्दीपक हैं, लोगों को सोचने के लिए मदद करते हैं, उनके स्किल्स, उनकी छुपी हुई शक्तियों के लिए उन्हें मदद करते हैं बाहर निकालने के लिए। तो आपका परिचय अगर आप ही से सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे, मैं ये समझता हूँ कि परिचय ऐसी चीज है जो परिचय होने के बाद ज्यादा पता चलता है। लेकिन अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं हम लोग ट्रेनर है। मैं और मेरे वाइफ उमा और दीपक मिलके हम लोगों ने एक उद्दीपक लर्निंग सॉल्यूशंस करके एक फर्म बनाया है, जिसमें हम लोग काफी सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बेसिकली लर्निंग फैसिलिटेटर्स है और बहुत सारे मॉड्यूल्स पे हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो यूथ के साथ भी आज जो चर्चा का विषय है, तो यूथ के साथ भी हम काफी सारे ट्रेनिंग्स करते हैं, यूथ लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स या लाइफ स्किल्स का है उसके बारे में। और एक जो मेरा पार्ट है वो गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट के सीनियर क्लास वन ऑफिसर्स, कभी कभी कोर्ट के जजेस, तो उन सब के साथ भी एथिक्स के ट्रेनिंग के लिए मेरा आना जाना रहता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एक कैटलिस्ट का रोल है, तो वो बस वही है कि वैसे तो मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर था, लेकिन सिर्फ 9 साल जॉब करके मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है कि अपने ट्रेनिंग की वजह से लोगों के जीवन कुछ जुड़ते हैं। कुछ लोगों के डिवोर्स रुक गए, कुछ लोगों के आपसी अनबन थी भाई दो बहनों में, वो भी ठीक हो गई।
तो रिलेशनशिप के एरिया में मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ईश्वर ने हमें दिया है, माध्यम बनाया है, तो क्यों ना ये जॉब सब कुछ छोड़ के कुछ अपना मन का काम किया जाए। तो अच्छा। मैं गवर्नमेंट का बहुत ही सिक्योर जॉब छोड़ के हम लोगों ने फ्रीलांस काम करना शुरू किया और पिछले 3 साल से हम लोगों ने एक कंपनी एस्टेब्लिश किया है, 1% कंपनी। तो अभी काफी सारे राज्यों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी। दोस्त लोग जो जुड़ चुके हैं उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा, और जो पहले जुड़ चुके थे और ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा देर हुआ, उसके लिए हरिता जी तो सॉरी बोल ही रही थी, मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हरिता जी, कम ऑन शूट। जी। दीपक जी, हम पिछले कुछ सालों से ये स्किल्स जो शब्द है वो बहुत चर्चा का विषय बना है। सरकारें बोलती रहती है, भारत की नहीं पूरे दुनिया की सरकारें बोलती है स्किल्स को डेवलप किया जाए, स्किल्स पे ये विशेष बजट या ये प्रोग्राम इस तरह से प्रोग्राम। किस तरह से ये स्किल्स का जो पूरा माहौल है वो बदल रहा है, और क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि यूनाइटेड नेशंस ने 15 जुलाई को घोषित कर दिया वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर? इस विषय पर अगर थोड़ी जी, सी जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, तो मुझे पहले इस जवाब में 3 शब्द कहने हैं कि पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो नॉलेज, स्किल और तीसरा जो है कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि एटीट्यूडनल लर्निंग, ये 3 स्तंभ पे खड़ा है। लेकिन ज्यादातर पर्टिकुलरली इन इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम बन चुका था या हो चुका था वो नॉलेज बेस्ड बहुत था। मतलब आप किताबी अच्छा। पढ़ाई बहुत कर लेते हो लेकिन स्किल बेस्ड कुछ नहीं हो पा रहा था, और वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह पे। लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को स्टडी करें, अगर आप स्वीडन का एजुकेशन स्टडी करें, तो वहां पे काफी सारा स्किल और एटीट्यूड लर्निंग पे बहुत सारा फोकस हो रहा था। अभी का अच्छा। रिसेंट अगर हम बात करें, क्योंकि यूनेस्को जब रिकमेंड करता है, और ये यूथ स्किल डे पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो अभी उस एरिया तक नहीं पहुंच पाया जहां टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत बड़ा जंप ले पाए। अच्छा। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आई है, ये मेरी समझ है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। हाँ आप जी। याद कीजिए वो काला वाला टेलीफोन या पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो पड़ोस में था, एक कमरे में या एक घर में बहुत सारे डिवाइसेस के साथ रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ तो जी। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, और पर्टिकुलरली अभी कोविड-19 की वजह से जो स्थिति बनी है पूरी दुनिया में, तो मान लीजिए ये मैं यूएन का ही डेटा आपको बता रहा हूँ कि 17% मतलब 70% स्टूडेंट्स अभी अपने कॉलेज से दूर है, स्कूल से दूर है। हाँ जी। जो घर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से 38% लोगों के पास कनेक्टिविटी ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है। तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो भी हमें बहुत सारा इसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी कि शायद यूनेस्को ने पहले से ही कुछ सोच के 2014 से यूथ को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात, काफी सारे लोग दोस्त जानते भी होंगे कि हर 15 साल बाद हम पूरे वैश्विक ध्येयों को कुछ प्लान आउट करते हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पहला फेज जो था वो 2000 से लेके 2015 का था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इस हाँ जी। बार जो है 2015 के बाद 2030 तक के कुछ गोल्स डिफाइन और डिसाइड किए गए हैं। हाँ और जी। अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ये बहुत बड़ी चीज बताई गई थी कि 2030 तक हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो करीबन हम्म। 8.30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब अभी जो आ 7 सवा 8 अरब है वो हम हो जाएंगे 8.5 सवा 8 अरब तक। और उस बिल्कुल। टाइम हमारे पूरी दुनिया में यूथ का जो स्ट्रेंथ होगा, उनका जो संख्या होगा, वो इट विल बी लाइक 1.30 बिलियन। तो इतना बड़ा यूथ अगर अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर मान लीजिए कि हम जो पढ़ते हैं तो सालों तक पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ गुजरात से बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं एग्जाम्पल यहीं से लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा जवाब है लेकिन ये लास्ट वाला पोर्शन है ताकि आप आगे के जी। सवाल भी पूछ पाएंगे। जैसे जी। कि स्कूल में हम पढ़ते हैं तो 12 साल तक हम स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर 3 साल या 4 साल का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स हम ज्वाइन करते हैं, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारा जो एजुकेशन का टाइम और हमारा जो स्किल पे टर्न आउट होने का या जॉब स्ट्रक्चर में जाने का जो ट्रांजिशन टाइम है वो बहुत ही लंबा है। तो बहुत बड़ा इंटरवेंशन चाहिए होगा हमें कि थोड़ा सा स्किल बेस्ड एजुकेशन स्कूलिंग से ही अगर हम शुरू करें
ऐसे ऐसे एक्सपोजर स्टूडेंट्स को दे जिससे वो अपना स्किल लेवल बढ़ा पाए या इंडस्ट्री रेडी हो पाए। तो पढ़ाई के तुरंत बाद वो जो भी जहाँ पे भी काम करेंगे, जिस कंपनी में जाएंगे या जिस संस्था में जाएंगे, वहाँ इमीडिएट वो अपने जॉब वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को कैच कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी माना जाता है। मुझे लग रहा है कि यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करना मतलब हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड बना पाए, एटीट्यूड में उनका लर्निंग बढ़ा पाए, ताकि वो और प्रोफेशनल होके अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके और अच्छा अर्निंग भी कर सके। या आपने दीपक जी बात की गुजरात की, आपने बात की भारत की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहीं ना कहीं स्किल्स बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल, मतलब अभी अगर अभी का बात करें, ऑस्ट्रेलिया का जितना मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चों के जो इंटेलिजेंस के जो एरियाज है, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है उसी में मुझे डेवलप किया जा रहा है। ना ही कि मुझे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसी स्ट्रीम में आगे जाओगे तो ही आपका कैरियर बनेगा। तो जी। ये बहुत अच्छी चीज है कि एक ओपननेस जो है एजुकेशन में, और उसमें जो स्किल का ओरिएंटेशन है। जैसे कि मैं ये कहूंगा कि मैं काफी बार अपने ट्रेनिंग में कहता हूँ कि अगर हम पूरी अपनी शिक्षा व्यवस्था को इन 4 पहलू में देखें, कि जैसे पहले हम लेंगे एक्सपोजर। जैसे ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं लाइव सेशंस, ये हम पहले जी इतना अच्छे से नहीं करते थे, लेकिन अभी हम इस बिल्कुल। तरह से जुड़ रहे हैं क्योंकि कोविड सिचुएशंस की वजह से काफी सारे कम्युनिकेशन के मेजर्स बदल गए हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है नया सीख लेना, ह्यूमन जी नेचर है, वो तुरंत अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो हमने ये एडोप्टेशन किया, तो एक नया एक्सपोजर हम लोग ले रहे हैं, और ये हम फेसबुक लाइव में बात कर रहे हैं। तो जितना हम जी स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक्सपोजर्स देंगे। अब मैं दोनों तरफ की बात करूंगा कि यहाँ पे काफी बार ये होता है कि स्कूल से लोग टूर पे ले जाते हैं। तो टूर पे कहाँ हाँ जाते हैं? टूर पे जाते हैं तो वो या तो कोई रिलीजियस प्लेस पे चले जाते हैं, या कोई हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, या कुछ अच्छे स्कूल्स या कुछ अच्छे टीचर्स जो है वो साइंस सिटी या म्यूजियम का टूर वो सब कराते हैं। लेकिन म्यूजियम वो सिर्फ 1 घंटे दिखा के सिर्फ स्टूडेंट्स उसमें से घूम के निकल जाते हैं। लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे जो एक्सपोजर्स है, वहां पे उनको इंटर्नशिप टाइप का एक्सपोजर दिया जाता है, जहां उनको वो एक्सपर्ट के साथ कुछ दिन बिताने होते हैं, और उनको कुछ टास्क और चेकलिस्ट दिए जाते हैं कि उनको ये क्वेश्चंस या ये एक्सपोजर्स लेके वापस आना है। तो जी पहला वाला जो वर्ड था कि मैक्सिमम एक्सपोजर्स, और उसमें से आपको पता चलेगा कि मैंने 50 अनुभव 1 साल में किए, लेकिन कौन से मुझे ज्यादा अच्छे लगे। तो आप मान लीजिए मुझे 5 अनुभव अच्छे लगे, तो उसको मैं दोबारा वही एक्सपोजर्स अलग तरीके से एडवांस लेवल पे करूंगा। तो वो जी एक्सपोजर्स बनेगा एक्सपीरियंस लेवल 2, कि मैं बार बार मेरा जो पसंदीदा एरिया है उसमें जाके मैं सीखने की कोशिश करूंगा, तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना एक्सपोजर भी बढ़ेगा, ये वाइसा वर्सा है। और एक बिल्कुल। लेवल पे ये हो जाएगा कि आप तीसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे, वो है एनरिचमेंट। जैसे कि अभी मुझे कोई टॉक करनी है, अभी मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, आप मुझे कोई सब्जेक्ट बता दो, तो मुझे 15-20 मिनट में एक थॉट देता हूँ, अपने आप के साथ बैठता हूँ एक कागज पेन पे। देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। जो आपने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ इस सब्जेक्ट पे बात करना है, तो जस्ट मैंने अपने आप को छोड़ दिया माइंड में, तो उस फ्लो में मुझे काफी सारी चीजें मिली, मुझे बहुत प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये मुझे ऐसा क्यों हुआ? मैं काफी लोगों को देखता हूँ वो 3-3 दिन तक बैठ के पूरा लिखते रहते हैं, बहुत प्लान करते हैं, फिर आईने के सामने कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं इसलिए कर पाया कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस किया है, तो लिटिल बिट एनरिचमेंट जो मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें आई जी एम फीलिंग एनरिच्ड नाउ। और मुझे हाँ जी पता नहीं कि तीसरा लेवल जो है वो एक आध्यात्मिक टाइप का है, कि जैसे मैं बता दूं आपको कि इंडिया में बहुत बड़े बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, आपने भी सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो जब हम उनको सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी को बजाते हैं, या बांसुरी खुद हरिप्रसाद चौरसिया को बजा रही है। बिल्कुल तो ये जो फील है कि उस क्षेत्र में आप इतने निपुण हो गए कि वो क्षेत्र ही आपको गाइड कर रहा है, आपको चला रहा है। तो वो चौथा जो है जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वो है एनलाइटनमेंट। हम्म। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आप को स्किल लेवल पे डेवलप करना चाहे, तो वो अगर इस तरह से सोचे कि पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर्स लेने हैं, और उसमें जो मुझे एक्सपोजर्स अच्छे लगते हैं, मुझे साइंस वाला अच्छा लगता है, कॉमर्स वाले एक्सपोजर्स अच्छे लगते हैं, इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, जो भी मेरा
इनर साइड है उसको मैं देख लूं और फिर उसी का एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा स्कूलिंग के टाइम से ही शुरू कर दूं, तो स्कूलिंग या कॉलेज खत्म होते होते मेरा ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और जैसे ही मैं प्रोफेशनल स्विच ओवर करूंगा कैरियर में, तो मैं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा, मेरा लर्निंग का टाइम काफी कम रहेगा। वैसे लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, लेकिन जो इनिशियल बिल्कुल। लर्निंग है वो मैं पहले कर चुका हूँ, तो जी। वो मैं ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और अपने देश को और दुनिया को आगे ले जा पाऊंगा। तो मेरी ये समझ है कि ये 4E, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एनरिचमेंट एंड एनलाइटनमेंट, अगर इसमें जर्नी ले जाए हम एजुकेशन की, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल। आपने चेंजेस की बात की, फिलहाल तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो एक बड़े ही चेंजिंग वाले दौर से गुजर रही है, इसीलिए शायद मैंने आज का टॉपिक रखा था कि बदलते समय के बदलते स्किल्स। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 की थीम वही रखी है कि स्किल्स फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस या की जो बात है, जो आपने ऑलरेडी कहा कि हम बहुत जल्दी किसी चीज में बदलाव को स्वीकार लेते हैं, उनके उसमें ढल जाते हैं, उस इस हिसाब से अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो बदलते समय के बदलते स्किल्स, या फिर यूं कहें कि रेजिलियंस के जो स्किल्स हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इस कोविड ने ना ही एक देश को बट पूरी दुनिया को झंझोड़ के रखा हुआ है। कई बार ये भी लोग कंप्लेन करते हैं कि अच्छा, हमें तो ये फ्यूचर दिख रहा था, हम उस डायरेक्शन में आगे जा रहे थे, हमारे स्किल्स को उस हिसाब से बना रहे थे, लेकिन ये कोविड ने तो सारी चीज बदल दी। तो आप बताइए कि ये थीम किस तरह से जा रहा है और बदलते जमाने के बदलते स्किल्स क्या होंगे? बिल्कुल, थीम तो उन्होंने बिल्कुल ही अप्लाइड साइड से चुना है, क्योंकि रेजिलियंस हम कर लेते हैं ये सही बात है, लेकिन अगर हम थोड़े से और टेक्निकल तरीके से इस रेजिलियंस को सीखे तो हम बहुत जल्दी से अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड 19 की वजह से अभी हमारा जो संघर्ष है वो खत्म नहीं हुआ, और हम संघर्ष में अपने ही पुरानी सीखी हुई बातों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, थोड़े से मुश्किल में आ रहे हैं। जी। बहुत सारी अवेयरनेस होने के बावजूद ये जो आपने कहा उसको मैं इस तरह से रिलेट करना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करूंगा कि हमारा बहुत ही बड़ा नॉलेज बेस्ड, बहुत कल्चरल हमारा एक हेरिटेज है। तो वो बिल्कुल। नॉलेज का बेस बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग बिहेवियर में, मतलब एप्लीकेशन में हमारे दो चेहरे हैं। जैसे कि हम राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की जिंदगी तब जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो राम राज वाला कुछ गड़बड़ मिलता है, थोड़ा बहुत रावण अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे हम एग्जांपल ले न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पहले से ही बहुत एडवांस प्लानिंग में अपने देश को तैयार किया और खुद स्ट्रेटेजीज बनाए, तो वो कोविड को काफी तरह से रोक पाए हैं। ऐसे 7-8 कंट्रीज है। लेकिन जब मैं एग्जांपल इसीलिए कोरोना का ले रहा हूं कि कोविड ने ही हमें सिखाया है कि किस तरह से हमको ये एडॉप्शन लेना है। तो हम अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो जब कोरोना आया तो सारी दुनिया में दो तरह के स्ट्रेटेजीज लिए गए। एक जगह पे हर्ड इम्यूनिटी का लिया गया और दूसरी जगह पे लॉकडाउन का लिया गया। जी। तो जैसे यूएस ने हर्ड इम्यूनिटी वाला लिया तो उन्होंने बहुत ज्यादा लॉकडाउन पे फोकस नहीं किया, वो बोले चलते आने दो, अगर बीमार नहीं पड़ना ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे जी। बीमार नहीं होना है, इसलिए मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो वो सेल्फ रिलायंस जो है उस पे फोकस हुआ वहां पे। बहुत शुरू में बहुत सारे केसेस बढ़े, और हम लोगों ने, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, एजुकेशन में भी डिफरेंट लेयर्स और लेवल है, तो हम लोगों को वो हर्ड इम्यूनिटी करते तो हमारे वहां ब्लास्ट हो जाता। तो पॉलिसी डिसीजन में ये लिया गया कि पहले लॉकडाउन करो और उसमें लोगों को अवेयर करो। तो जो हाँ तीन जी। महीने का लॉकडाउन था वहां पे हम लोग काफी अवेयर हो गए कि यस, घर में रहना जरूरी है, ये करना जरूरी है। तो इन्फेक्शन का रेशियो कम हुआ। तो जो रेसिलेंस में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गुजरात में एक सूरत शहर है, हम्म। उस सूरत को बहुत ही हाईली रेजिलेंट सिटी माना जाता है कि वहां पे प्लेग आया, वहां पे पानी की बहुत बड़ी बाढ़ आई 2-3 बार, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप सीक्वेंस में वापस आ जाता है। सूरत के लोगों में एक बहुत बड़ा टेम्परामेंट है, और वो टेम्परामेंट अगर हम सारे युवाओं में देखें, वही टेम्परामेंट की अगर ठीक है कि ये मुश्किल की घड़ी है, तो मुश्किल की घड़ी में मैं किस तरह से स्विच ओवर कर पाऊँ। मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि ये 3 महीने के लॉकडाउन में मैं भी घर पे था, और मैं यूजुअली ज्यादा लंबे बाल रखता हूँ, और यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी, अगर आप मेरे एफबी प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ जी, तक की लंबी दाढ़ी मैंने है। देखा। हाँ। तो लॉकडाउन में एक दिन मुझे मूड आया कि चलो दाढ़ी का कुछ नया कुछ करते हैं, तो मैंने वो सारी दाढ़ी निकाल दी, मतलब ट्रिम कर दी नहीं, पूरी ही निकाल दी, मैंने शेव कर लिया। फिर धीरे धीरे फिर से आने लगी, लेकिन वो बहुत अनइवन हुई थी। तो अभी पिछले हफ्ते
मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, क्या बार्बर शॉप खुल चुके हैं, मैं वहां जाके भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे ट्रैवल करना था, तो मैं जहाँ पहुंचा ट्रैवल करके, तो मैंने सोचा कि अर्बन कंपनी, ये मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी यहाँ पे कंपनी है जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये रेजिलेंस का बिहेवियर डेवलप किया अपनी सर्विसेज में। पहले भी वो हेयर कट अच्छा। सर्विसेज देते थे, लेकिन उन्होंने अभी ये किया है कि जो आपका हेयर कट करने आएगा, उसका 4 दिन का टेम्परेचर हम आपको भेजेंगे बुकिंग के वक्त ही। पिछले 4 दिन का टेम्परेचर क्या है, वो जब घर पे आएगा तो वो इस प्रोसेस में काम करेगा। वो आपके दरवाजे के हैंडल पे स्प्रे करेगा, वो पहले ग्लोव्स पहनेगा और पूरा एक बिछौना बिछा के आपको बिठा के हेयर कट करेगा। सारा जो भी हेयर गिरेंगे वो भी वो ले जाएगा, आपको भी सैनिटाइज करेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। तो मेरे घर पे आके उन्होंने मुझे बहुत ही कम चार्जेस लेके बहुत अच्छा हेयर कट प्रोवाइड किया। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो रेजिलेंस है उसमें हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटर्स को स्टडी करें, बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे यकायक कोविड टाइम में डिजिटल मार्केटर्स की तरह बाहर आ चुके हैं। वो उनका खुद का जी। कोर्सेज चला रहे हैं, 99 रुपीज, 299 रुपीज। हम लोग ने भी ये प्लान आउट किया है कि चलो अभी हम काम कर रहे हैं, इतना अच्छे से पर्सनलाइज्ड वे में हम बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लाइफ कोचिंग का एक पर्सनल ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। तो मेरी प्लानिंग चल रही है। तो पहले मैं महीने में 6-7 दिन ही घर में रह पाता था, इतना मेरा ट्रैवलिंग था। सुबह जाओ शाम रात को वापस आओ, या 3 दिन ट्रैवल करो, जयपुर जाओ फिर वापस आओ। बिल्कुल। तो अभी ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन मैं घर से ट्रैवल कर सकता हूँ। ये मैंने खुद में डेवलप किया है। मुझे अपनी कैरियर के लिए चिंता नहीं हो रही है। मुझे ये नहीं हो रहा है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, अलग अलग तरीके से मेरे लाइव सेशंस में भी काफी फीडबैक मुझे आते हैं कि आपके सामने बैठ के पढ़ रहे थे और लाइव में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया। तो बस मुझे पता चला कि कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं ऐसे बात करता आपसे, आप थोड़ी देर देखिए, थोड़ा मैं डेमो देता हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग ये करेंगे कि, या फिर मेरा हाथ ऐसे आ गया बीच में, या फिर भी, तो आप तुरंत लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। आपको बिल्कुल। लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मेरी कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है तो आप वहीं टिके रहेंगे। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांजिशन की बात है, मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए थे, मैं क्विकली वो जी। शब्द बता देता हूँ आपको। कि अगर हमको ये एंटरप्रेन्योरल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये स्टार्टअप, तो बिल्कुल। दो तरह से सोचना पड़ेगा। जैसे मुझे घर बनवाना है, तो मुझे वो सीमेंट और ईंटों से काम करने वाले मेसन्स को बुला, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनको तो मुझे फिजिकली ही बुलाना पड़ेगा। और अगर मैं मान लो कि अगले 2 साल 3 साल तक ये कोविड का चलता है, तो मुझे ऐसे सिस्टम सोचने पड़ेंगे कि जिसमें मैं उनको अच्छे से सैनिटाइज कर पाऊँ, उनका हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख के, मेरे हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख के मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम चला लूँ। वो फिजिकल बिल्डिंग, जी। उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया है, जैसे कि हमारे क्लासरूम्स, हम्म। हजारों की मात्रा में स्कूल्स है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन टीचर ट्रेनिंग पे अभी बढ़ा दे। सारे टीचर्स थोड़े ग्रूम हो जाए कि अच्छे से वो कनेक्ट कर पाए। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, सिर्फ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप वहां से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इंटरेक्टिव मोड पे वो किस किस मोड से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एक हम्म। स्कूल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि टीचर ने एक पैराग्राफ में छोटी सी स्टोरी लिख के भेज दी 30 स्टूडेंट को। अच्छा। तो इस स्टोरी को हम 30 है, तो रोल नंबर 2 जो है वो इसको आगे बढ़ाएगा, एक पैराग्राफ लिखेगा। फिर वो रोल अच्छा। नंबर 2 ने सारा स्टोरी लिख के ग्रुप में डाला। फिर टीचर ने बोला अब रोल नंबर 3 वाला डालेगा। तो ऐसे करके 30 पैराग्राफ्स की एक स्टोरी बनी, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ टीचर्स ने लिखा था, और बाकी जो स्टोरी हम्म। थी वो सारे स्टूडेंट्स ने, 30 स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी। और वो अच्छा। पूरी स्टोरी बनाने के बाद उसने सारे स्टूडेंट्स को भेजा कि देखो ये स्टोरी आप सब लोगों ने कंस्ट्रक्ट की, आपकी क्लास साथ में बैठ के कंस्ट्रक्ट की, कैसा लगा आपको। और उसके बाद उसने ये सोशल और ये टीम बिल्डिंग की बातें शुरू की पढ़ाने। तो जी। थोड़े से टूल को हमें स्विच ओवर करना है कि वो फिजिकली लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, मोनोटोनस वे से, यहाँ एक व्हाइट बोर्ड लगा है, वो जैसे क्लास में, तो क्लास में अगर स्टूडेंट आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तो ऑनलाइन पे वो हम्म। नहीं सुने। तो अच्छा। ये जो रेजिडेंस वाला आपने बताया, उसमें मुझे लग रहा है कि 5-6 जगह पे चेंजेस चाहिए। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज जो है, जो गवर्नमेंट हाँ जी। डिसाइड करती है, कॉर्पोरेट्स डिसाइड करते हैं, उनको उसमें बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कॉर्पोरेट्स ने ऑलरेडी कर दिया, मोर देन 32% एम्प्लॉइज उनके अभी वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अभी वर्क फ्रॉम होम वाला उतना नहीं ला पाई, लेकिन उन्होंने रोटेशन एडॉप्ट किया है। तो हम्म। पॉलिसी है। दूसरा, कुछ रिसोर्सेज हमें ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो पुराने समय में एक बहुत बड़ा डिश एंटेना लगता था, एक सोसाइटी में एक ही डिश एंटेना रहता था और उसमें मुझे केबल कनेक्शन बिल्कुल होता था। याद है वो समय। तो उस तरह से नेटवर्क का भी कुछ हमें उस तरह से प्लान आउट करना पड़ेगा कि पूरे गांव में एक ही जगह है, वहां एक डिश लगेगी और पूरे घरों में, सारे गांव में वाईफाई मिल जाए। क्योंकि ये ट्रांजिशन अभी के लिए वही सीखना है हमें। तो कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग टीचर्स, ये बहुत बड़ा काम अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेंज हो रहा है उस टाइम में, जो सिखाने वाले लोग हैं उनको हम कैसे अच्छे से सिखा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुझे रेजिलेंस सीखने का या रेजिलेंस लाने का मुझे ये सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है। क्योंकि सिखाने वाले लोग थोड़े से लेजी हो गए थे, तो उनके लिए ये मौका है कि वो अपने आप को रिफ्रेश कर ले। सारे कॉलेज के प्रोफेसर अपने आप को रिफ्रेश, रीबूट कर ले, मैं तो ये कहूंगा, और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ अलग तरीके से जुड़े, तो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कुछ जो फंडिंग की बातें थी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कंपनी शुरू की 2013 में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है तो बहुत हम्म। सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसका मीटिंग बुलाना। तो वो सब आप, अगर आप छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, अपना कोई फर्म डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 1% कंपनी कर सकते हैं। तो हमने जो कंपनी डाला है वो है उद्दीपक लर्निंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। इट इज 1% कंपनी, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होलसम। मैं अकेला उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, फिर भी सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पावर्स है मेरे पास। मैं इंटरनेशनली बिजनेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। और 2 साल तक तो मुझे टैक्स के मॉनिटरिंग में रखा भी नहीं गया, मतलब मुझे प्रमोट किया गया कि आप इस तरह से आओ तो 2 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। तो जी। ये जो चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, सारे देश में अगर ओपननेस से इस तरह से थोड़ा सा स्टार्टअप और लोगों को उसमें सपोर्ट किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिजनेस पैटर्न, जैसे कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत आ गए हैं पेमेंट और बिजनेस के, उसको और ग्रो जी। करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को हमें इसमें कनेक्ट करना चाहिए कि आप, यहाँ पे उस मोमेंटम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में अभी बहुत बड़ा हेट वेव चल रहा है अगेंस्ट चाइना। तो जी। क्यों ये पूरा चाइनीज मटेरियल नहीं चाहिए वो सब। तो आप सोचो ना, आप पूरी दुनिया के साथ व्यवसाय कर पाओ उस तरह से, आप यूएस के साथ बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? जो लोग चाइना बिल्कुल। से एक्सपोर्ट करते थे वो ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो एक ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जिसमें अगर ये सब मिल गया हमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई और सवाल पे भी बात कर सकते हैं। दीपक जी, इस हिसाब से क्या ये लग रहा है, जो आपने भी पॉइंट्स रखे और जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या ये लग रहा है कि इंटरनेट को छोड़कर कोई स्किल्स हैं जिसमें कुछ किया जा सकता है? क्योंकि स्किल्स स्किल्स बहुत सारे हैं। इवन डांस करना भी एक स्किल हो गया, अच्छी हैंडराइटिंग करना वो भी एक स्किल हो गया, कैलीग्राफी। सो स्किल्स का बहुत बड़ा स्कोप है। बट कोविड ने जिस हिसाब से मेंटलिटी बनाई है या लोगों को सोचने पर मजबूर मजबूर किया है, क्या इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म को छोड़कर भी स्किल्स की दुनिया होगी जहां पर लोग सस्टेन या सरवाइव कर पाएंगे, जो स्किल्स जरूरी होंगे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए वो डिजिटलाइजेशन की बात ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास जो जितना ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहीं पे यूथ हम्म। का रोल आ रहा है कि हम जितना क्रिएटिवली सोचे। क्योंकि जैसे जी। लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा होगा कि एक साथ 15 स्टूडेंट्स या 15 बहुत बड़े आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट एक साथ कोई गाना बनाए, एक साथ कोई डांस जी। बनाए, अपने अपने घर से शूट किए। मेरे बेटे ने लॉकडाउन के समय में 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाए और उसको हाँ ऑनलाइन जी। प्लेटफॉर्म। अभी आपके लिए, अभी के टाइम में अगले 2-3 साल तक अभी आपके लिए आप लाइव ऑडियंस के सामने किस तरह जा पाएंगे, या आप लोगों के पास जाके अपना प्रोडक्ट या अपनी बात कैसे रख पाएंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जी। अभी जो हमारे पास सोर्स है वो ये टेक्नोलॉजी का सोर्स सबसे ज्यादा है। लेकिन हम जी। जैसे मोहल्ला से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी जो डिस्टेंस मोड की बात है वो लीगली भी बीच में आएगी, गवर्नमेंट भी हमें रोकेगी। 50 लोगों को अगर हम डिस्टेंस में भी बिठा के, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे शादी और एंगेजमेंट में 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना है, वो गाइडलाइन चल रहा है। तो शादी जी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, अंदर से बहुत हमको लगता है कि नहीं नहीं हमको तो 500 लोगों को बुलाना है, 1000 को, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते। तो जी। मैं अभी के टाइम पे ये जो बात हो रही है, और आप भी देखें कि ये जो यूथ स्किल डे
मनाया जा रहा है वो इस बार पूरी दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मनाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉन्फ्रेंस करती तो क्या करती, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से यूथ को रिप्रेजेंटेशन लेके 1000 यूथ को एक साथ बिठा के बहुत सारे सिंपोजिया थीम पे आप जहाँ जाना चाहते वहां जाके बैठे। मैं स्टूडेंट था तब मैं स्पीक मेके के कन्वेंशन में गया था, तो वहां हमें चॉइस हाँ मिलती थी, आप बिरजू महाराज के पास जाके पढ़ना है या आपको अमजद अली खान साहब की टॉक सुननी है या कोई थिएटर की बात बता रहा है, तो हम वहां जाके बैठ जाते थे, आधा छोड़ के कहीं दूसरे में बिल्कुल। भी जाके बैठ जाते थे। तो वो जो हम्म। था वो माहौल है, वो अगर 2 साल में हमें कोई वैक्सीन वैक्सीन मिल गई तो हमने ये प्रेजेंटेशन वाला फंडा अगर सीख लिया है तो इमीडिएट जैसे ही सारी चीजें खुलती है तो बहुत बड़ा जंप भी आ सकता है कि जो अलग अलग स्किल्स के एरिया जैसे आपने बताया कैलीग्राफी से लेके बहुत सारी चीजें। और मैं जिस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हूँ, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के इंडस्ट्रीज से जुड़ा हूँ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये कोरोना की बात नहीं है, कोरोना से पहले से, मतलब मैं पिछले जी 10 साल से आपको बताऊं कि पिछले 10 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में ये रिवॉल्यूशन आया है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट, मैं ही आपको सिखा सकता हूँ। हम हम्म। सब लोग कोई ना कोई तरीके में एक्सपर्ट है। जैसे कि जी मेरी एक स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ थी और लॉकडाउन में उसको ये समझ में आया कि मैं बड़ा अच्छा खाना पका लेती हूँ, तो उसने हर हम्म। रोज एक कोई ना कोई रेसिपी पे काम करके उसका छोटा सा वीडियो डालना शुरू किया। तो उसके वीडियो को शुरू से ही 150-200 लोग देखने लगे, फीडबैक देने लगे और कमेंट में लिखने लगे कि इस बार वो वाला नहीं ये वाला आइटम बना के दिखाओ। तो वो अभी बिजी हो गई है, अभी उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, उसको फॉलोअर्स मिलने लगे हैं, जो अभी तक घर में थी। तो उसको पता चला कि मैं घर में रह के अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ही टाइम है घर में। तो उसने और चीजें शुरू की, तो प्लेटफॉर्म रेडी हो गया डिजिटल लेवल पे। अब जैसे ही सब लोग बाहर आ जाएंगे तो उसको कुकिंग के क्लासेस भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी। मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखाऊं। एक बार मैंने क्लास में जब स्टूडेंट से पूछा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि मुझे 26 तरीके से सीटी बजाना आता है। अच्छा। तो वो भी एक ये स्किल हो गया। हाँ, तो अगर वो चाहे तो वो ऑनलाइन एक डाल दे कि सीटी बजाना सीखना है अच्छे से, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको 1 रुपया देना है। आई एम डैम श्योर कि वो जितना भी लोगों के सामने बात रखेगा, हर एक लोगों के लिए कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ना कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं जो सीखने के लिए रेडी है। तो पूरी जी दुनिया से लोग जुड़ेंगे आपके साथ। लैंग्वेज का भी बैरियर उतना नहीं रहा है, बहुत सारा ट्रांसलेशन और वो सब अवेलेबल है। तो क्यों सिर्फ हम अपने जी। शहर में ही काम करें, हम पूरी दुनिया को ही मार्केट क्यों ना बना ले, पूरी दुनिया में से हम क्यों ना जुड़े। एक ऐसी वेबसाइट है लैंग्वेज सीखने के लिए, लाइव मोचा करके। तो अगर मुझे हम्म। संस्कृत नहीं आती या मुझे अरबी नहीं आती तो मैं एनरोल कर लेता हूँ कि मैं गुजराती जानता हूँ, मुझे अरबी सीखनी है, तो मुझे सिखाना शुरू कर देते हैं। 4-5 लेवल पे वो सिखाते हैं और हर एक यूनिट में 40 लेसन होते हैं। लेकिन बीच बीच में वो अच्छा। मुझे पूछते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप गुजराती जानते हो तो इस अरबी शब्द का गुजराती आप हमें बता सकते हो, तो आप कमेंट में डालो, आपको पॉइंट देंगे। फिर दुनिया से जो लोग गुजराती सीखना चाहते हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे मैं अरबी सीख रहा हूँ तो मैं ये फील कर रहा हूँ ये लैंग्वेज मेरा कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां पे मैं डाउन फील कर रहा हूँ। लेकिन 50 लोग पैरेलल उसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे गुजराती सीख रहे हैं, तो वहां पे मैं बहुत जी एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे आता है उसी में से मुझे चलाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट, लेकिन उनको खुद के एक्सपर्टीज को ढूंढना है, उसको एक्सपोजर में लाना है। और जैसे ही वो लाएंगे तो अभी की दुनिया 2020 के बाद इतनी अच्छी है कि आपको कोई ना कोई जगह पे आप सबको सिखा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज की बात की। कच्छ में आप जानते हैं, कच्छ हमारा जो रीजन है वहां की महिला है, भूकंप से पहले भी वो सब कुछ बनाती थी, अच्छी अच्छी दीवारों पे लगाने वाली चीजें, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था। भूकंप के वक्त पूरी दुनिया वहां आई, डिजास्टर के टाइम जी उन्होंने देखा कि ये महिला इतना बहुत कर रही है। बहुत सारे एनजीओ डेवलप हो गए, अच्छे और बुरे दोनों जी टाइप के, और वो बिल्कुल। एक्सपोजर इंटरनेशनल हो गया। जो गुजराती कच्छी बोल रही है, गुजराती लैंग्वेज भी ठीक से नहीं बोलती, वो वहां नेपाल में जाके या कहीं दूसरे देश में, स्वीडन में बैठ के इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस करती है। अपना, और गरबा हमारा देखते हैं, गरबा वाली जो लोकल बहनें हैं वो इंटरनेशनली गरबा सिखाने जाती है। जी आपके वहां भी कितने सारे आर्टिस्ट आते हैं जो फोक आर्टिस्ट है, जो इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन वो हो जाता है ना उनका आराम से आके, जी क्योंकि बिल्कुल। आप उनको उनके जोक सुनाने के लिए बुलाते हैं। तो जी ये जो चीज है,
मैं अपने डोमेन में अगर काम करना शुरू करूंगा, मैं इसको काफी बार मोटिवेशनल तरीके से, इससे मैं एंड करूंगा इस जवाब को। मोटिवेशन के सेशंस में मैं ये कहता हूं कि मैं जैसा हूं वो मैं पता कर लूं कि मैं कैसा या कैसी हूं, और मैं वैसा या वैसी बनने की कोशिश में लग जाऊं, तो बहुत मैं कंट्रीब्यूट भी कर पाऊंगा और एंजॉय भी कर पाऊंगा। लेकिन मैं अगर किसी दूसरे की तरह बनना चाहूंगा, मैं दूसरे को अडॉप्ट करके उसकी स्टाइल, उसकी कॉपी करने में बिजी हो जाऊंगा। एवरीबडी इज अ यूनिक मास्टरपीस। हम लोग गॉड का बिल्कुल बिल्कुल। यूनिक क्रिएशन है। तो हमारी आवाज अलग है, हमारी हंसने की स्टाइल अलग है, हमारा देखने का स्टाइल अलग है, बात करने का अलग है। तो शुरू में हम रोल मॉडलिंग कर सकते हैं किसी का कि यस, ये बहुत अच्छे सर हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। लेकिन धीरे धीरे आपको खुद को खोजना है। जी 3 दिन पहले ही मैंने यही लिखा था कि खुद ही से बने खुदा मित्रा। तो जब हमें खुद ही अपनी खुद ही पता चल जाती है कनेक्शन, तो फिर ये सारी चीजें निकल के आ जाती है। और जो अच्छे से यहाँ पे रेजिलियंस सीख पा रहे हैं, उनकी वो पावरफुल स्टाइल है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। और आधी दुनिया में लोग अभी बैठे हैं, क्या होगा, मेरा तो बिजनेस ही चला जाएगा, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, वो नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो कुछ अंदर से दूसरा सोचने लगे तो नेगेटिव थॉट्स आने लगे और वो वहां बिजी हो गए। बिल्कुल। जी। तो दीपक जी, आपने कहा कि दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन जो करंट डेटा दिख रहा है वो तो कुछ डरावना सा दिख रहा है। आज 5 में से 1 यंग जो है उसके पास नौकरी नहीं है, ना वो एजुकेशन में है, ना वो ट्रेनिंग में है, ना वो कहीं। और उसमें सबसे ज्यादा असर महिलाओं को होता है क्या? और साथ में ये भी हम ऑफन बात करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी आजकल चल रहा है, यहाँ की टेफ जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्किल्स प्रोवाइड करती है, उसका फंडिंग कट हो रहा है। वहां पे लोग बहुत सारा हेजिटेंस हो रहा है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि स्किल्स होने चाहिए, दूसरी तरफ उसी इंस्टीट्यूट की फंडिंग्स बंद है, या फिर वो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि जो फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर पाए। ऐसे सिनारियों में आप स्किल्स को किस तरह से किस तरह से बदल सकते हैं? यूथ्स को बदलना अगर हो, कहाँ पर फोकस करना चाहिए? और ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बट अगर 5 टॉप सेक्टर्स आप बता सकते हैं कि इस क्षेत्र की डिमांड या इस क्षेत्र के स्किल्स की डिमांड फ्यूचर लेकर आ सकता है, काइंड ऑफ। मतलब इसमें मेरा थोड़ा पर्सनली मानना अलग है। अगर कैरियर जी। काउंसलिंग की बात मैं जब करता हूँ, काफी मैंने सेशंस किए हैं। मुझे हम्म। कोई संस्था इनवाइट करती है कि आप आइए, क्या क्या पढ़ा जा सकता है 12वीं कक्षा के बाद, आप गाइड कीजिए। तो वो 500 स्टूडेंट्स और 500 उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं और हमारा सेशन शुरू होता है। तो मैं पहले उनको ये बताना चाहता हूँ काफी बार, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंटली, मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ, इसलिए मेरा खुद का भी मेक ओवर जो भी है, मेरा मेक, जो आप बोल सकते हैं कि मैं मेकिंग ऑफ मी, वो जिस तरह से हुआ है। हाँ जी। तो मैं स्कूल से भागने वाला स्टूडेंट्स था, स्कूल से भाग के फिल्में देखता था, स्कूल से भाग के मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो पढ़ाई की आदत मुझे स्कूल से नहीं मिली, मुझे स्कूल से भाग के लाइब्रेरी में 4-4 घंटे बैठने से आई है। शायद पीछे जो मेरे अच्छा। कपबोर्ड में 4000 किताबें हैं, वो मेरी वो आदत वहां से मुझे मिली। 12वीं कक्षा में मैं 3 बार फेल हुआ था, और पास पास होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मतलब जब से कॉलेज ज्वाइन की तब से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट आया। अरे वाह, 6 गोल्ड मेडल आए अलग अलग लेवल पे, क्या पढ़ाई के बात भी है। और एक्टिविटीज के भी। क्यों? क्योंकि बीच में वो मुझे पता चला कि मैं साइंस का बंदा नहीं हूं, मैं बिहेवियरल साइंस का बंदा हूं। तो पहले मैं अच्छा। फिजिक्स में अपने आप को ढूंढता था, और मैथ्स में 0, फिजिक्स में 2 वाले मार्क्स पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने साइकोलॉजी में टर्न आउट किया, तो मैं 94, 84, 85 वो वाले डोमेन में चला गया, क्योंकि वो बचपन से आदत थी लोगों को ऑब्जर्व करने की, छोटी छोटी चीजें ढूंढने की। तो मैं जो कैरियर काउंसलिंग में ले जा रहा हूँ, उसमें मैं हॉबीज और पैशन, इसमें से डिफरेंशिएट करना पहले सिखाता हूँ। थोड़ा जी। सा, क्योंकि आप थोड़ा क्रिटिकल सा सवाल पूछा है, तो मैं अभी हमने एक कोर्स किया था जिसमें हमने पेरेंट्स को बोला, एक बार में कैरियर काउंसलिंग नहीं, आप हमारे पास 10 बार आएंगे। लेकिन जब हम हाँ बुलाए जी। तब, तो पहले पहले दिन हमने स्टूडेंट्स को एक साथ 400-500 स्लाइड्स दिखा दिए कि आप पत्रकार भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप हेड शेफ भी बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आपकी खुद की किताबें हो सकती है। बहुत सारा दिखाया, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास उतना एक्सपोजर नहीं था, इवन दो पेरेंट्स के पास भी नहीं था। वो 3-4 चीजें लेके आए थे कि मेरे बेटे को सीए करना है,
या इंडिया में पूरा ट्रेंड है अभी। मेरा बेटा जब 10th पास किया 93% के साथ, तो मुझे सब लोग फोन करके पूछते थे ए ग्रुप लेंगे या बी ग्रुप। हाँ बिल्कुल। तो ये जो एक बन चुका है सोच कि या तो अच्छे परसेंटेज है तो वो मेडिकल में जाएगा या इंजीनियरिंग की साइड जाएगा। तो मैंने बोला बेटे से पूछूंगा, बात करूंगा, और मेरे बेटे ने थिएटर चुना है, फिल्म मेकिंग जी चुना है, क्रिएटिव राइटिंग चुना है। तो 93% के बाद वो अभी थिएटर सीख रहा है, ऑनलाइन सब कुछ सीख रहा है। तो उसकी, और मैं देख रहा हूँ कि एक साल में जितना वो स्कूल से सीख पाता उससे 10 गुना ज्यादा उसने सीखा है। जी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, तो हम लोगों ने पेरेंट्स को बताया कि ये 400 कैरियर्स हमने आपको दिखा है। पेरेंट्स को एक कागज दे दिया, स्टूडेंट को एक दे दिया, बोला कौन से अच्छे लगे, कोई भी 30 को आइडेंटिफाई करो। तो उन्होंने अच्छा। 30 का लिस्ट बनाया कि ये मुझे अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, ये मुझे करना है। तो 30 को फिर आप ऑर्डर में डालो कि सबसे पहले कौन सा, दूसरा वाला कौन सा। तो 30 का लिस्ट बन गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करवाया, पेरेंट्स के साथ मैच करो। जी। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ये आई कि पेरेंट्स के लिस्ट में जो फर्स्ट 5 थे वो स्टूडेंट के लिस्ट में वो फर्स्ट उनके 5 में लिस्ट में भी नहीं नहीं है। थे। और ये इसलिए है कि हम लोग या हमसे भी 5 साल जो बड़े हैं, वो जब बचपन में उनको कुछ पता नहीं था, उनके पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं था। तो जी। मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ ये मेरे पेरेंट्स उतना एग्रेसिवली नहीं देखते थे, जितना आज के पेरेंट्स होमवर्क में क्या है वो भी देखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया है गुजराती में कि सपना संतान ना, सजावट माँ बाप नहीं। तो देखना जी। यह है कि यूथ का, स्टूडेंट्स का सपना क्या है, और माँ बाप को इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द वो सपोर्ट सिस्टम बनाना है। लेकिन बिल्कुल। ज्यादातर फेलियर वहां पे आता है कि सपने माँ बाप के होते हैं और वो बच्चों पे थोप दिए जाते हैं, और वो बिल्कुल। बच्चे प्रेशर सिस्टम में। इंडिया में बहुत बड़ा रेशियो है स्टूडेंट्स के सुसाइड का। जी। हरिता जी, मैं और आप जब पढ़ते थे तो हम लोग पास होते थे या फेल होते थे, हम लोगों को कभी स्टूडेंट्स को सुसाइड का थॉट आया ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आज के टाइम की डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से प्रेशर नहीं बन रहा है, कुछ घर से भी आ रहा है। तो जी वो जब बिल्कुल। कराया, उसमें से 5-5 में से कॉमन लिस्ट बनवाया, और उसके जो मैंने बताए 4E, उसके एक्सपोजर्स में उनको डाला। तो स्टूडेंट्स 2 महीने के बाद वापस आए, तो बोले मुझे जूते की फैक्ट्री बड़ी अच्छी लगी, और मुझे वो अगरबत्ती की फैक्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जी। वहां से उसको पूछा अब आपको 30 में से और 5 चुनने हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो रखिए और बाकी के 4 ऐड कीजिए। और वहां से उसको मिला कि मुझे तो ये पढ़ना चाहिए। और वो जब पता चलेगा, तो देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस जो एक ही तरफ भाग रहे हैं। अभी हम्म। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गुजरात में ही गुजराती स्कूल्स की हालत बड़ी बदतर है। बिल्कुल। गुजराती के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे क्योंकि पेरेंट्स वहां उसको भेजना नहीं चाहते। जी। टीचर्स के क्लास में मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट कि आपका बच्चा है वो टीचर बनेगा, तो क्लास में कोई नोबडी। हाथ ऊपर नहीं करता है। बिल्कुल तो नहीं। ये जो चैलेंजेस है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि पैशनेट कैरियर पे अगर हम फोकस कर पाए एजुकेशन सिस्टम को, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हायर एजुकेशन में अभी हम सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट कोविड के साथ कर सकते हैं कि सारे कोर्सेज को हम ऑनलाइन 1 साल के लिए करें, इवोल्यूशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डाउन कर दे, लेकिन सिखाने का क्राइटेरिया और बढ़ा दे। तो अलग तरीके से हमको पता चलेगा कि स्किल सेटअप्स में क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़े यूजीसी गाइडलाइंस और ये सब भी चेंज करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं इंडिया में। हम्म। मैं काफी सारे अध्यापकों को ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में मैं पढ़ाने जाता हूँ। जी। तो अभी बताया गया है कि इस साल कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होने वाली, लेकिन आप अपना सेशन अच्छे से 4 हिस्से में रिकॉर्ड करके, जिसमें एक हिस्से में आप नॉलेज बताएंगे, दूसरे में आप कोई एक्सरसाइज देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तीसरे में वो लोग आपको भेजेंगे, आप इवेल्युएट करके उनको फीडबैक देंगे, और लास्ट क्वेश्चन आंसर का। तो जैसे क्लास में होता है अच्छा। वही मॉडल, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, फिर वो 40 पार्टिसिपेंट के सामने वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे, और उनके प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे ईमेल से भेजेंगे। हम सब सीख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है जी। कि इसमें से कुछ निकल के आएगा। तो एक जो है बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी है, इनोवेशन, इंडस्ट्रीज, ये दोनों चीज जो है वो अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर ले इस माहौल में, तो बहुत सारे स्कोप उभर के आ सकते हैं। वो बना बनाया जो जॉब सेटअप है कि मैं पढ़ाई करके 15-20 हजार, 8 हजार से 10 हजार से शुरू करूंगा, उसके बजाय कोई
व्हील चेयर पे चलने वाली हैंडीकैप्ड लड़की, जिसको हैंडीकैप बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको डिफरेंटली एबल्ड बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो उनके लिए भी इंडिया में बेंगलोर में ऐसा कुछ बनाया गया है कि जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो वॉइस कमांड के थ्रू कंप्यूटर से फोल्डर ओपन करेंगे, और 1.5 साल की पढ़ाई के बाद हारिता जी उनको डायरेक्ट कामा होटल के रिसेप्शनिस्ट में जॉब मिलेगी, 1.5 लाख पर महीना। अरे वाह, क्या बात है। और अब आप देखिए कि हम बिजनेस पर्सन है, हम कामा होटल में जाएंगे तो हमने एक्सपेक्ट ये किया होगा कि कोई ऐसा बहुत ही हैंडसम सा जवान या कोई ब्यूटीफुल सी जी। लड़की आके, गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए क्या कर सकते हैं, रूम कैसे दें, बड़े अच्छे से बात करेगी। उसकी जगह आप देखेंगे कोई ब्लाइंड बैठा है या कोई व्हील चेयर पे आ रहा है उसी यूनिफॉर्म में और कहेगा कि यस सर मैं क्या कर सकती हूँ। इमीडिएट आप एक एम्पथाइज्ड मोड में आ जाएंगे। एम्पथाइज्ड और और वो प्राउड भी होगा अंदर से, एक 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 बहुत ही खुशी की फीलिंग आती है। आती है, और वहां पे वो तुरंत बोलेगा कि अरे जी जी मुझे ये रूम चाहिए, और रूम में जाते जाते ही वो सोचेगा कि इस होटल में मैं दोबारा आऊंगा। तो दोनों तरफ बिल्कुल। विन विन सिचुएशन है। जिनको अंडर प्रिविलेज डिप्राइव्ड पॉपुलेशन में समझा जा रहा था, उनको आपने एम्पावर्ड करके ऐसी जगह पे बिठा दिया जहां पे वो कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं, अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं, कैरियर भी बन रहा है, और वहां पे भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो बिल्कुल इस टाइप बिल्कुल। के इनोवेटिव इंटरवेंशन जो है उनको लाना चाहिए। जैसे अभी बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक ने पूरी दुनिया को पागल किया था, लेकिन टिकटॉक ने हमें ये भी सिखाया कि रूरल एरिया में कितना टैलेंट पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। टैलेंट के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश के किसी गांव से भी कोई लड़का अच्छे से गाना गा सकता है। तो बस उनको जी। इकट्ठा करना है और कोई अलग से प्लेटफॉर्म पे लाके हमें उनको अच्छे से स्किल बिल्डिंग पे ले जाना है। तो पैशनेट कैरियर जो मुझे अच्छा लगता है उस पे अगर हो, मेरी समझ है कि पूरी चमत्कारिक तरीके से हम लोग इस इंडस्ट्रीज को बदल सकते हैं। आपकी और मेरी कहानी कहीं ना कहीं एक तरह से है। 10th में मैं अपनी स्कूल का स्टार बैट्समैन रही थी। हर एक फील्ड में जैसे सचिन तेंदुलकर धुलाई करता था वैसे, और ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छे मार्क्स आने के बाद। और मेरी कजिन ने साइंस लिया, सो आई वाज लाइक कि वो अगर पूरा साल पढ़ाई करके इतने मार्क्स ला सकती है और मैं 10 दिन में ला सकती हूँ, तो मैं साइंस लेती हूँ। सो सोचे समझे बगैर साइंस में कूद पड़े, और हर एक सब्जेक्ट में आई वाज फेल। हम्म। एक भी सब्जेक्ट नहीं बचा था जिसमें मैं पास हुई हूँ, सिवाय की लैंग्वेजेस में। तो ओके। पहले तो बहुत बुरा लगा, रोने का रोने धोना 2 दिन चला। और फिर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं पढ़ना है, इट्स ओके, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, पर यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं होती। देन आई पिक्ड अप आर्ट्स। और जैसे कि आपने कहा, सोसाइटी में सभी जगह पर क्वेश्चन मार्क थे, आर्ट्स पढ़ेगी, आर्ट्स, लाइक जैसे कोई मैंने गुनाह कर दिया हो, जैसे कोई मैंने क्राइम कर दिया हो करके। और टचवुड वो मेरी जिंदगी का सबसे बहुत अहम डिसीजन था कि मैंने आर्ट्स पिक किया, बिकॉज मैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम, कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर पाई। आई गॉट नेशनल्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स। करियर एज अ मीडिया के तौर पर वो इसीलिए चुना गया कि कहीं ना कहीं आउटगोइंग पर्सनालिटी थी, मुझे अपने आप से लोगों से बात करना अच्छा लगता है, अच्छी चीजें हाईलाइट करना अच्छा लगता है। सो जैसे कि आपने कहा कि अपने आप को पहचानो एंड यू विल कम टू नो कि तुम्हें क्या करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है करके। बिल्कुल। अ, जाते 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 आपसे पूछना ये चाहूंगी कि अगर फ्यूचर बदल रहा है, सोच बदल रही है, अगर अपने आप से स्कोप बहुत बड़ा बना जा रहा है, तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल नहीं है, ये क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो एक बहुत पुरानी मानसिकता थी, जो आज भी बहुत गहराई से चल रही है। जैसे कि आप जो बता रहे थे कि आपने जब आर्ट्स लिया तो लोग पूछ रहे थे, मेरे बेटे को और मुझे भी काफी लोग डांट रहे हैं कि ये क्या थिएटर एक्टिंग है, इतने अच्छे परसेंटेज थे, वो आईआईटी पढ़ सकता था, ये वो मेडिकल कर सकता था, ये कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल बुरा है, लेकिन सारे क्षेत्र, मैं मेरे एक अध्यापक की तरह से जब बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट कभी बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन वो पढ़ाने वाला जो है उसकी वजह से वो सब्जेक्ट हमें, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे मुझे केमिस्ट्री कभी नहीं आई,
तो केमिस्ट्री के टीचर उस टाइप के होंगे कि मुझे केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे मेरे सामने केमिस्ट्री प्रेजेंट की, उस टाइम में बिल्कुल। उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया होगा मेरे नहीं आने पे। और कुछ ऐसे टीचर्स भी मिले होंगे जो मुझे नहीं आया, लेकिन उन्होंने अच्छे तरह से मुझे मोटिवेट किया। तो ये जो बेसिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, उसमें फैसिलिटेशन वाला पार्ट जो लोगों का है, उन पे अगर बहुत सारा काम किया जाए, तो क्योंकि जैसे आपने बताया वो अभी भी चल रहा है। और दूसरा एरिया जो जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ कि पेरेंट्स का एक जो एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने का, मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ, इसको हमें दोबारा से सोचने की जरूरत है। हम अच्छा। यही मान लेते हैं कि पढ़ाई के बाद, मतलब ये घर में हम रोज बोला जाता है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कमाओगे। ये सेंटेंस चेंज करना है। ये कहना है कि अच्छा पढ़ोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ोगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छी जिंदगी बिल्कुल। वो सीखोगे। और अच्छी जिंदगी जीना सीख गए तो कमाना भी सीख लोगे, क्योंकि कमाना ही जिंदगी नहीं है, कमाना अच्छी जिंदगी जीने का एक छोटा सा हिस्सा है। तो रिवॉल्यूशन तब आएगा कि जब हम ये मानेंगे कि हर एक काम के लिए मुझे पैसा ही कमाना है, उस तरह से नहीं। मैं 5,000 पेड़ बोना शुरू करता हूँ, और वो 5,000 पेड़ बोने के बाद एक चेन बनती है पूरी दुनिया में, और वहां से मैं एनवायरमेंट के एजुकेशन के एरिया में अंदर आता हूँ, और अपना अर्निंग भी होता है और कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो इस तरह जी। से मैं कमा रहा हूँ कि जिसमें मैं लोगों को, 1,000 लोगों को हेल्प पहुंचा रहा हूँ, दुनिया को अच्छा कर रहा हूँ, और अपना घर भी चल रहा है। तो ये जो कैरियर में एक माइंडसेट है कि जॉब तो गवर्नमेंट वाला ही अच्छा है, या जी। जॉब तो वही अच्छा है जिसमें हम किसी एसी चैम्बर में बैठ के काम कर पाए। तो वो सारे माइंडसेट की वजह से यूथ भी कंफ्यूज्ड है कि वो अपने आप को वही, वो व्हाइट कॉलर में ही ढूंढ रही है। जिस दिन यूथ खुद अपना जी। रास्ता चुनेगी, अपनी तरह से चुनेगी, तो मैं और आप जैसे बैठ के बात कर रहे हैं, हमको कहाँ किसी ने हायर किया, हम दोनों ने अपनी मर्जी बिल्कुल। से एक दूसरे से बात की कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, और हम लोग आपने सामने बिल्कुल। है और तो हमें देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। तो ये जो चीज है जी। कि जो अपने अंदर से आती है, उस विज्ञान पे जब फोकस करेगा सिस्टम भी और लोग भी, तो मुझे लगता जी। है कि बिल्कुल। दुनिया बहुत ही नई हो सकती है, बहुत ही अच्छी हो सकती है। टाइम तो वैसे हो चुका है, लेकिन क्विकली मैं एक बिल्कुल। एक्सपीरियंस कर देता हूँ आपको, थैंक यू कहने की। बिल्कुल बताइए। एक्सपीरियंस ये है कि मेरे घर में एक घटना घटी थी, जो हमने किताब लिखी है उसमें भी मैंने ये उसको लिखा है। मेरा बेटा जब स्कूल में पढ़ता था, करीबन 8वीं 7वीं कक्षा में, तो उस टाइम पे सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में एक बच्चों का फेयर लगा था, बाल मेला। अच्छा। तो उसका पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, तो उसने कहा कि पापा क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा था आप नया नया स्टॉल बना सकते हैं, अलग अलग स्टॉल कर सकते हैं। तो अच्छा। हमने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो, क्यों नहीं। तो वो तुरंत दूसरा सवाल पूछा कि मैं कौन सा स्टॉल बनाऊं। मैंने बोला वो तो आप लोगों को सोचना है, आप अपने दोस्तों को पूछो। तो 4 दोस्तों की मीटिंग लगी घर के बाहर, और उन्होंने तय किया कि हम पाव भाजी का स्टॉल, देखिए गुजराती लोग फूडी होते हैं तो उनको पहले खाने बिल्कुल। का ही होता है। तो वो बोले पाव भाजी का स्टॉल लगाएंगे। तो फिर दूसरे लड़के ने कहा वो इतना बड़ा झमेला होता है, हम बना पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे या नहीं। तो वो इमीडिएट ड्रॉप हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सैंडविच और बटर मिल्क छाछ वाला स्टॉल हम करेंगे, तो थोड़ा वो इजी है, बिल्कुल। तुम थोड़ा सीख लो मम्मियों से। तो उन्होंने आके पूछा कि हम सैंडविच का स्टॉल कर सकते हो, बोले ठीक है करो। तो बोले लेकिन वो जो खर्चा होगा, बोले हम फाइनेंस करेंगे, चारों पार्टनरशिप में बांट लो। तो अच्छा। एक प्रोजेक्ट बना घर में। देखिए जी। जो इसमें ये पूरा जो आप रेजिलियंस बोले या जो भी स्किल डेवलपमेंट बोले, उसमें आपको पूरी कहानी में निकल के आया है। मैंने उसका मॉड्यूल बनाया बाद में, उस अनुभव के बाद। तो इससे एंड करे तो मुझे लग रहा है ये सबसे सारा क्रक्स इस डिस्कशन का उसमें आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपना अपना देख लो कितना खर्चा होगा। तो हमने बजट निकाला पहले कि ब्रेड चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। तो बोले ब्रेड कितने का आता है। मैंने बोला मुझे क्या पता, खुद जाओ। तो भाग के वो हाँ। शॉप पे, तो ब्रेड के वो रेट्स पता करके आया। और उन्होंने ये पता किया कि पापा एक ब्रेड जो है वो 34 रुपीज का है, एक पैकेट। लेकिन अगर हम 10 पैकेट एक साथ लेते हैं तो वो हमें 28 रुपये में देगा। तो मतलब वो हाँ। नेगोशिएट भी करके आ गए, बिल्कुल। सब्जी मिर्च सबका रेट लेके आए, और हम बजट बनाया, 1850 रुपये का बजट बना। तो मैंने बोला इसको आपको 4 हिस्सों में बांटना है, तो जाओ अपने अपने घर से फंड्स लेके आओ। 2 बच्चे 5 मिनट में वापस आके बोले मेरे पापा ने मना कर दी। मैं, हाँ। क्योंकि
और जवाब ये मिला पड़ोस से कि ऐसे मतलब खोटा खर्चा करवाना नहीं। हाँ। और वो जनाब जो थे जिन्होंने मना किया था वो 2,000 रुपये की महीने की सिगरेट पीते थे। अरे। ओके। तो मैंने ये ऑफर दिया कि ठीक है, अब किसी को फंड्स लाने की जरूरत नहीं है, सारा फाइनेंस हमारी तरफ से होगा, लेकिन आप स्टॉल बनाओ। फिर भी एक बच्चे को नहीं भेजा गया, 3 बच्चे आए और लास्ट टाइम पे सिर्फ 2 ही बच्चे रहे। पूरा सामान खरीद के आए, मेरे वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया उसमें, साथ में गए लेके आए। शाम को वो सब सामान थोड़ा बहुत रेडी किया, सैंडविच का वो सब मसाला और सब बनाना था, चटनी और सब। तो मेरा बेटा मेरी मम्मी को, उनकी मम्मी को कह रहा है मेरी वाइफ को कि मम्मी कल सुबह जल्दी उठ जाना। तो वो अच्छा। हमारे लिए लेसन था कि इसको उठाने के लिए हमें आधा घंटा स्पेयर करना पड़ता है। वो हमें कह रहा है कि 6 बजे उठ जाना। जी। मेरी वाइफ 6 बजे उठ के जब कमरे से बाहर आई तो वो दोनों बच्चे नहा धो के बैठे थे, रेडी। सुबह में सब कुछ बनाया और चटनी बनाया, सैंडविच का मसाला, ब्रेड्स को कट किया, सब करके रेडी करके वो लोग बस में, अहमदाबाद, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, तो वो लोग वहां गए, मेरी वाइफ साथ में गई। रात को उन्होंने एक बोर्ड बनाया था छोटा सा, करतुम और चैतन्य की फेमस सैंडविच, ऐसे करके। और उन्होंने हाँ। प्राइस टैग लगाया था 20 रुपया, 15 रुपया का सैंडविच और 5 रुपए का बटर मिल्क। तो मैंने बोला ऐसा प्राइस क्यों? तो बोले वो छुट्टे की झंझट नहीं होगी। तो देखिए बच्चे अपनी सोचते हैं। फिर स्टॉल लगा, मेरी वाइफ पीछे बैठी है, दोनों बच्चे स्टॉल शुरू किए, सैंडविच बना रहे हैं। और उसके ऊपर एक बच्चा सैंडविच बना रहा है, दूसरा उसके ऊपर स्माइली सॉस से बना रहा है, और सब कुछ डाल के बटर मिल्क के साथ पेश कर रहा है। अब हम जानते हैं मेले में लोग खाने में ज्यादा आते हैं, तो स्टॉल पे तो भीड़ बढ़ने लगी। और 2 पैर तक तो दोनों के पैर दुखने लगे खड़े खड़े। तो मेरी वाइफ ने कहा लेट मी हेल्प यू, तो बोले नहीं नहीं हम कर लेंगे, आप बैठो। 1 बजे उन्होंने खुद भी 2 सैंडविच खाए। फिर स्टॉल चला और 3:15 बजे तक, जो कि 6 बजे तक मेला चलता था, लेकिन 3:15 बजे पूरा उनका सैंडविच बिक गया। खत्म हो गया। और मेरा एक स्टेशनरी का डब्बा मेरे टेबल पे रहता है, वो खाली करके वो ले गए थे, जिसमें वो नोट्स डालने के लिए। तो वो डब्बा पैसों से भर गया। तो ये, मैं कहता हूँ ना गुजराती लोग एंटरप्रेन्योर्स। तो वो बोले चलो जी। चलो अब घर चलते हैं, ये पैसा आ गया। तो मेरी वाइफ ने कहा अरे मेला नहीं देखना है क्या, हम घूमे। अब जो आ रहा है वो इतना लंबा कहानी का छोटा सा सारांश यहाँ पे है। शाम को 6:30 बजे वो घर आए, तब तक मैं भी अपने हम्म। काम से घर आ गया था। घर आके वो तुरंत पैसा गिनना चाहते थे, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से बोला कि पहले हाथ मुंह धो लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर उसको हाथ लगाओ। तो वो बैठे, वो पैसा गिन रहे थे, तब तक मैं भी चेंज कर लिया। और हम जैसे ही कमरे में आए तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों मुंह फुला के बैठे हैं, हाथ में पैसे की गड्डी लेके। जब मैं गया था तब 50 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट अलग हो रहे थे, उसको काउंट किया जा रहा था, लेकिन अब दोनों उदास बैठे। तो मैंने बोला अरे क्या हो गया, क्यों उदास हो गए? तो उसने ऐसे हाथ लंबा करके पैसा वापस करके और वो रोना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड क्राइंग, पापा हमको 120 रुपया निखोट गई। मतलब वो पैसे हमने डाले थे उसमें 120 रुपया कम आया। तो बोले 120 रुपये की हमको लॉस हो गई, मैं आपका लोन भी नहीं चुका पाया, आपका फाइनेंस भी नहीं दे पाया। और वो इतना रोने लगा। तो मेरी वाइफ आई, दोनों बच्चों, दोनों रो रहे थे, दोनों को गले लगाया। तब तक मैं पानी लेके आया, पानी पिलाया, मैंने बोला शांत रहो, 120 का लॉस हो गया? तो बोले हाँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? अब मेरे ये सब, क्योंकि हम लोग तो फैसिलिटेटर है, हम लोग तो वो स्किल बिल्डिंग उस एरिया में काम करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा बुरा जी। कुछ है ही नहीं। जो भी हो रहा है उसमें से कुछ सीख लेना है, लर्निंग इज एवरीथिंग। तो मैंने बोला प्रॉफिट कितना हुआ? तो वो माँ का पेट पकड़े हुए चिल्लाया कि पापा बोला ना 120 का लॉस हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं, लेकिन लॉस तो हो गया 120 का, प्रॉफिट कितना हुआ? तो फिर वो जोर से चिल्लाया मम्मी इनको बोलो ना, ये समझ नहीं रहे। मैंने बोला देखो मैं समझाता हूँ, बैठो, पहले रोना बंद करो, एक कागज पेन लो। तो बैठ गए, उनको इंटरेस्ट आया कि ये पापा क्या कह रहे हैं। मैंने बोला मुझे ये बताओ कि पहले पता था कि ब्रेड का पैकेट कितने का आता है? तो बोले नहीं पहले नहीं पता था। तो कब पता चला? बोले कल से पता चला। प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। तो वो प्राइस जानने के लिए तुम मार्केट गए, और जो सीखे कि ब्रेड इतने का मिलता है, वो सीखने का कितना पैसा लगाओगे तुम? तो बोले जैसे स्कूल में आप फीस भरते हो महीने का इतना, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो 100 रुपया लिख ले। मैंने बोला तुम्हें जो मन पड़े लिख लो। उसने लिखा। मैंने बोला चटनी बनाना आता था पहले? तो बोले नहीं। मैंने बोला अब आता है? तो बोले हाँ। बोले चटनी बनाने का कितना रुपया होता है सीखने का? तो मेरी वाइफ ने तुरंत बीच में बोल दिया कि वैसे कुकरी शोज में 10 आइटम सिखाने का 1,000 रुपया लेते हैं। तो उसने वो अमाउंट भी लिख लिया चटनी का। तो वो मोनेटाइज कर रहे थे हम लोग सारी चीजों को। जी। बोला आपने बना के लोगों को दिया जब, तो आपने ऐसे दिया होगा ना, ये लो खा लो।
बोले पापा ऐसे दोगे तो आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा। तो हम तो बड़े प्यार से स्माइली बना के सजा के हंसते मुंह से देते थे। मैंने बोला इतने अच्छे से लोगों को हैंडल करना, अच्छा खाना खिलाना, वो सीखने का कितना, इतना करते 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 हमने लिस्ट बनाया। तो वो बच्चों ने बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने जब टोटल लगाया तो वो जो स्किल्स और जो नॉलेज वो सीखे थे, उनका टोटल उन्होंने 12,000 रुपये लगाया था। अरे तो वाह। तो मैंने उनको कहा कि 12,000 रुपये की कीमत का अगर आप सीख लेते हो तो उसके सामने 120 रुपये का लॉस कोई लॉस नहीं होता है। ऐसे प्रयोग हमें करते रहने चाहिए। तो यहाँ पे बात एंड नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा कि उस दिन अगर मैंने उस 120 की बात पे ये कह दिया होता, अगर यहाँ पे सारे पेरेंट्स, टीचर्स, फैसिलिटेटर्स, जो सिखाने वाले या ऑफिसर्स सुन रहे हैं, तो मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा पेरेंट्स हूँ वो बहुत सारे हैं जो सुन रहे हैं। तो वो उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं उसको डांट देता। देखा, मैंने पहले ही बोला था, 120 गए ना तुम्हारे, ऐसे उसमें जाना ही नहीं चाहिए। एक तो खामखा मम्मी का 2 दिन का टाइम खराब हुआ, तुम दोनों का स्टडी खराब हुआ, 6 घंटे मेले में खड़े रहे, पैर दुख रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था आज के बाद ऐसी कोई चीजों का नाम मत लेना, जो स्कूल में सिखाते वही करो। मैं ये कह सकता था परमानेंटली क्लोज्ड, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से उस बात को सोचा कि जीवन में जो भी हो उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं। और खुश रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी चीज एंड होती है उसमें से मैं खुशी को कहाँ ढूंढता हूँ, वहां पे ले जाके मैंने बिल्कुल। छोड़ दिया। तो 15 दिन बाद वो दूसरा एडवर्टाइजमेंट लेके आया कि पापा दूसरा एक मेला हो रहा है, तो क्या हम उसमें जाए। मैंने बोला बिल्कुल, रेडी करो बजट, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो वो घटना को मैं आज देख रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान में बेटे ने 6 जगह पे ऑनलाइन एडिटिंग सीखी, ऑनलाइन एक्टिंग सीख रहा है। अभी मैं इस कमरे में हूँ, दूसरे कमरे में वो शेखर कपूर की बड़ी बहन सोहेला कपूर का ऑनलाइन एक्टिंग क्लास बुक माई शो की तरफ से वो सीख रहा है दूसरे कमरे। अरे उसने खुद ढूंढा। अब हमारा काम है वो जो ढूंढ के लाता है उसमें हमें सपोर्ट देना है, उसकी दुनिया वो खुद बिल्कुल। बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस वाले फंडामेंटल्स जो मैंने बताए, अगर ये हम लोग अपने बच्चे और अपने स्टूडेंट्स या अपने यूथ के साथ वो प्रोसेस शेयर करें, ना कि अपने रिजल्ट्स, अपने फेलियर्स उनके सर पे थोप दे, एक्सपेक्टेशंस थोप दे, तो मुझे लग रहा है कि ये कोविड से जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वो पूरी जीवन शैली, पूरी दुनिया को भी बदल सकती है। तो बिल्कुल। बस यही कहना था। दीपक जी, आप जाएं उसके पहले मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो बात कही वो ग्लोबली लागू होती है, वो सिर्फ भारत में या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भारतीय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गुजरात से जुड़े हुए हैं। मैं कच्छ की हूँ प्रॉपरली, तो बहुत सारे कच्छ के श्रोता भी हैं वहां पर। तो देखिए, बच्चों को या आपके खुद के स्किल्स अगर आपको डेवलप करने हैं, तो आप सोचिए 400-500 चीजों के बारे में जो आपके दिमाग में आती हैं, वो उसको छोटा 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 करके 5 तक की गिनती लेकर आइए, उसका असेसमेंट कीजिए और उसमें से चूज कीजिए कि 5 में से आप कहाँ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप प्लान ए और प्लान बी करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को पकड़े और करें, आप दो चीजों को पकड़ के भी उसके साथ जा सकते हैं। और जैसे कि कहा, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, जितने कर सकते हैं उतने कीजिए, दिल से कीजिए। लेकिन उसको जब आप इवेल्युएट करते हैं, जब आप प्रॉफिट और लॉस का जो आंकड़ा हिसाब लगाते हैं, उसकी जो भरपाई है वो सिर्फ मोनेटाइजेशन यानी कि सिर्फ पैसों से मत कीजिए, स्किल्स के हिसाब से भी कीजिए। तो उससे एक नया पैकेज निकलेगा, नए स्किल्स निकलेंगे। हो सकता है कि दुनिया को पहले वो स्किल की पता ना हो, उस चीज के बारे में पता ना हो, लेकिन आप हैं जो पूरी दुनिया को नए स्किल्स के बारे में, एक पूरे नए सेक्टर के बारे में, नए सेगमेंट के बारे में बता सकते हैं। जी। और एक चीज उसमें सिर्फ जोड़ दो छोटा सा, कि जब हम प्लीज। वो मिनिमाइज्ड लिस्ट बना लिए कि मुझे ये 5 पे अपना एक्सपोजर्स बनाना है, तो जी। जब आप एक्सपोजर शुरू करते हैं तो हो सकता है कि पहला वाला अनुभव उस एक्सपोजर में अच्छा ना रहे। तो जी। एक ही अनुभव से डिसाइड ना कर लो कि ये मेरे बस की, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं करके एक बार और उन्नत जाएंगे। तो हमने जब वो कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ वो जब किया, तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं फैक्ट्री में गया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने बोला एक बार और भी जाओ, शायद उस दिन तुम्हारा मन ठीक ना हो, वहां का माहौल ठीक ना हो। तो वहां दोबारा गया तो वो आज उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि अच्छा। उसको लगा कि उस दिन मेरा मूड शायद ठीक ना हो। तो एक अनुभव को 2 या 3 बार करके फिर थोड़ा सा उसमें से दिखे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या नहीं।
एक ही अनुभव से फाइनल ना कर ले, तो उतना एडिशन बिल्कुल। करना था हरिता जी। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि ये चीजें जितनी मुझे जितनी लाभदायी लगी वही मेरे जो ऑडियंस है उनको भी लगी होगी। वैसे जी कि मैंने कहा था कि हम हरिता के प्रोफेशनल पेज पर होंगे और हम प्रोफाइल पर आए हैं, तो बहुत ही जल्द मैं ये वीडियो वहां पर भी शेयर कर रही हूँ। आप और भी क्वेश्चंस दिल से हमें लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर बंच ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो मैं दीपक जी से वापस गुजारिश करूंगी कि आपको आपसे रूबरू हो एक बार फिर और हम इस विषय पर बात कर सकते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच हरिता जी। चलिए मिलते हैं। चलिए मिलते थैंक हैं। फ्रेंड्स, या बाय बाय।